मिंग साम्राज्य की वीरान सरहदों पर अचानक एक फौलादी किला खड़ा हो गया। वहाँ के लोग न केवल आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि सड़कों पर भाप से चलने वाली ट्रेनें और जंगी जहाज दौड़ रहे थे। ये सब इसलिए क्योंकि मैं सम्राट जू दी के चौथे बेटे जुगाशी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। मैं तो बस एक साधारण जीवन जीना चाहता था, पर मुझ में साइंस एंड एजुकेशन का सिस्टम जाग उठा। मिंग साम्राज्य को भविष्य की बर्बादी से बचाने के लिए मैंने दृढ़ता से सम्राट जू दी को एक पत्र लिखा और क्योंझो द्वीप की कमान मांग ली। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने इस द्वीप को भाप के युग की तकनीक से लैस कर दिया। यहाँ के हर नागरिक के हाथ में एक घातक AK राइफल है और बंदरगाह पर भाप से चलने वाले अनगिनत युद्धपोत तैनात हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा था, तभी सम्राट जू दी अचानक अपने लाव लश्कर के साथ क्योंझो द्वीप का मुआयना करने पहुंच गए। दूर से ही उन्हें वो वीरान द्वीप अब एक आलीशान और भव्य साम्राज्य की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी शान और शौकत बड़े बड़े महानगरों को भी मात दे रही थी। जू दी का दिल दहल उठा। इतना विशाल और आधुनिक शहर, अगर कोई इसे क्योंझो के बजाय होंगझो भी कहता तो वो यकीन कर लेते। जब उन्होंने द्वीप पर कदम रखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ की जमीन किसी अजीब स्लेटी रंग की परत से ढकी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने झुककर उसे थूका तो वो पत्थर जैसी सख्त निकली। एक सम्राट होने के नाते उन्होंने तुरंत इसके सामरिक महत्व को भांप लिया। अगर इससे किले बनाए जाएं, तो वो यकीनन अभेद्य होंगे। जू दी हैरान थे कि द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें ऐसी चमत्कारी सड़क देखने को मिली। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके साथ आए शहजादे जू झांझी और उनके दूसरे बेटे जू गाशु भी हैरानी से जमीन को टटोलने लगे। देखते ही देखते बाकी दरबारी भी नीचे झुककर उस अनोखी सड़क का मुआयना करने लगे और अचरज से बातें करने लगे। तभी अचानक एक खिलखिलाती हंसी गूंजी। जू दी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मिंग साम्राज्य के महान सम्राट थे और पहली बार कोई उनके सामने उनका मजाक उड़ा रहा था। वो फौरन खड़े हुए और संभलते हुए बोले, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया, सबके दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी, पर सबने सिर झुकाकर हुक्म माना। तभी जू दी ने फिर से कहा। तभी जू झांझी एक अधेड़ उम्र के आदमी को साथ लेकर आए। दादाजी, ये यहाँ के स्वागत अधिकारी हैं। मेरे पूछने से पहले ही ये खुद हमारे पास आ गए। आदाब, मेरा नाम वू काई है। मैं क्योंझो कस्टम्स का स्वागत अधिकारी हूँ। शायद आप लोग पहली बार हमारे द्वीप पर आए हैं। क्या आप यहाँ सैर सपाटे के लिए आए हैं या व्यापार के सिलसिले में? क्योंझो कस्टम्स शब्द सुनते ही जू दी की भौहें तन गई। ये कैसा सरकारी विभाग है? उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हम यहाँ एक पुराने दोस्त से मिलने आए हैं। क्या हमें यहाँ के नियमों के बारे में पता चल सकता है? अच्छा, तो आप मेहमान हैं, फिर तो कोई मुश्किल नहीं। वू काई ने दूर बने एक विशाल दफ्तर की ओर इशारा किया। आप सब मेरे साथ कस्टम्स ऑफिस चले और अपना वीजा बनवा ले। वहाँ आपको बताना होगा कि आप किससे मिलने आए हैं, फिर आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये वीजा क्या भला है? वीजा का मतलब है इस द्वीप पर रहने का कानूनी परमिट। जू दी के पीछे खड़े विद्वान यांग रोंग ने तुरंत अपनी जेब से अपने आधिकारिक पहचान पत्र निकाले। हमारे पास सरकारी कागजात हैं, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। वू काई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये कागजात यहाँ नहीं चलेंगे। हमारे द्वीप के वीजा में आपकी पहचान के साथ साथ यहाँ आने और वापस जाने की तारीख भी लिखी होती है। तय समय सीमा के अंदर आपको द्वीप छोड़ना होगा, वरना पकड़े जाने पर आपको फौरन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये वीजा आपकी सुरक्षा के लिए भी है और बाहरी लोगों को अवैध रूप से रुकने से रोकने के लिए भी। जू गाशु को ये बातें बकवास लगी और वो चिढ़कर हंसने लगा। क्या मजाक है? ये क्योंझो कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ से कोई वापस न जाना चाहे। जब राजधानी बीजिंग में ऐसे सख्त नियम नहीं है, तो यहाँ जबरदस्ती बाहर निकालने का क्या तुक है? वू काई फिर मुस्कुराया। जनाब, बुरा मत मानिएगा, पर बीजिंग भी हमारे क्योंझो की बराबरी नहीं कर सकता। हर साल हजारों लोग छुपकर इस द्वीप पर घुसने की कोशिश करते हैं। हमारा कस्टम विभाग उन्हें रोकते रोकते थक चुका है। हजारों लोग छुपकर यहाँ आते हैं। जू दी ने ये सुनकर यांग रोंग की तरफ तीखी नजरों से देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और सवाल था। इतनी बड़ी बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई गई? मिंग साम्राज्य में नागरिकों के आने जाने पर सख्त पाबंदी थी। अगर हजारों लोग पलायन कर रहे थे तो इसकी खबर दरबार तक क्यों नहीं पहुंची? क्या कोई जानबूझकर सच छुपा रहा था या ये कोई गहरी साजिश थी? यांग रोंग ने जब सम्राट का ये रूप देखा तो उनके पसीने छूटने लगे। भले ही वो सम्राट के खास सचिव थे, पर इस खबर की उन्हें कानों कान भनक तक नहीं थी। तभी वू काई फिर बोला, पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया जान गई है कि क्योंझो में जिंदगी कितनी खुशहाल है। कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता।
हमारे राजकुमार इतने दयालु है कि जब हम किसी घुसपैठिए को वापस भेजते हैं तो वो उसे रास्ते के लिए खर्चा भी देते हैं। इसी वजह से आज हर कोई क्योंझो की अमीरी के गुण गाता है। ये घुसपैठ का मामला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग यहाँ से जाने के बाद इस बारे में किसी को मत बताइएगा। अगर बाहर ये खबर फैली कि शहंशाह के राज में प्रजा भाग रही है तो ये सीधे उनके चेहरे पर एक तमाचा होगा। ये सुनकर सबके दिल दहल गए, सन्नाटा छा गया। तमाचा, शहंशाह की इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। सबकी नजरें अनजाने में ही शहंशाह जूदी के चेहरे की ओर मुड़ गई। जनरल झांगफू ने तो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया, जैसे अभी किसी का सिर कलम कर देंगे। लेकिन तभी सबको हैरान करते हुए जूदी गुस्से में जोर से हंस पड़े। तो ये बात है, ये क्योंझो वाकई में जन्नत बन चुका है क्या? तब तो मुझे इसे अपनी आंखों से देखना ही होगा। ऊपर से वो शांत थे, पर अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। प्रजा कहीं और दुख नहीं झेलना चाहती, वहाँ जीना मुहाल है। क्या मेरा 10 सालों का शासन इतना बेकार था कि मेरे चौथे बेटे ने इस टापू को 10 साल में मुझसे बेहतर बना दिया? चलो देखते हैं कि इस तथाकथित कंगाल राजा के राज में ये जगह कितनी अमीर हो गई है। साफ था कि शहंशाह अपने बेटे झू गाओक्सू से बेहद खफा थे। सिर्फ दूसरा राजकुमार ही था जो मुंह छिपाकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शाबाश मेरे भाई, सारा गुस्सा तू ही झेल, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। इसी उधेड़बुन में सब क्योंझो के कस्टम ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो काय उन्हें एक खिड़की के पास ले गया और बोला, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस टापू पर हथियार या बंदूक लाना सख्त मना है। अगर आपके पास कुछ है तो यही जमा कर दीजिए। ये सुनते ही झांगफू भड़क उठा। हथियार मना है? अगर कोई हमलावर आ गया तो? अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या हम खाली हाथ अपनी जान बचाएंगे? उसकी बात खत्म होते ही सामने से हंसने की आवाज आई। एक रईस दिखने वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। लगता है बाहर से आए हो, तलवार लेकर घूम रहे हो। जमाना बदल गया है भाई, आजकल हमले तलवारों से नहीं बंदूकों से होते हैं। और रही बात सुरक्षा की, तो यहाँ की पुलिस काफी है। इसे अपना साम्राज्य मत समझो जहाँ हर कोने पर लुटेरे मिलते हैं। यहाँ हथियार लेकर चलना जुर्म है, पकड़े गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जूदी का ध्यान इन बातों पर नहीं था। उन्होंने बड़ी शालीनता से उस आदमी से पूछा, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग लोहे के औजारों का इस्तेमाल ही नहीं करते? उस आदमी ने उनका सलीका देखा तो तमीज से जवाब दिया, यहाँ के लोग अब स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। वो तुम्हारी इन पुरानी तलवारों से 1000 गुना बेहतर है। बाहर वालों के लिए यहाँ हथियार लाना मना है। जूदी स्टेनलेस स्टील शब्द सुनकर उलझन में पड़ गए। लेकिन मैंने सुना है कि इस टापू पर ली कबीले के जंगली लोग रहते हैं जो बहुत खूंखार हैं। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो बचाव कैसे होगा? ली कबीला यहाँ का मूल निवासी था। जब ये जगह साम्राज्य का हिस्सा बनी तो वे दक्षिण की ओर जाकर बस गए। लेकिन उनके और बाहरी लोगों के बीच हमेशा खूनी संघर्ष रहा। हर 3 साल में एक बार बगावत होना तय था, चाहे सेना का जोर हो या बातचीत। ये नफरत कभी खत्म नहीं हुई। क्या जो मसला सदियों से हल नहीं हुआ उसे मेरे चौथे बेटे ने सुलझा दिया? जूदी को यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने फिर सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, भाई साहब, आप उम्र में तो बड़े लगते हैं पर आपकी जानकारी बहुत पुरानी है। जूदी ने विनम्रता से कहा, भाई जरा विस्तार से बताओ। उस आदमी ने समझाना शुरू किया, अब यहाँ कोई जंगली नहीं है। 6 साल पहले हुए सुधारों के बाद वे सब हमारे समाज का हिस्सा बन गए। अब हम उन्हें ली जनजाति के भाई कहते हैं। पुरानी पीढ़ी थोड़ी गुस्सैल थी, पर नई पीढ़ी अब हमारी भाषा बोलती है और लिखती भी है। हम सब अब यहाँ मिलजुल कर शांति से रहते हैं। ये सुनकर यांग रोम की दिलचस्पी बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि क्योंझो के राजा ने इन कबीलों को शिक्षित करके सभ्य बना दिया। जहाँ जूदी का ध्यान सेना और पैसे पर था, वहीं इस विद्वान का ध्यान शिक्षा पर था। उस आदमी ने जोश में आकर कहा, बिल्कुल, मुझे राजा साहब की यही बात सबसे अच्छी लगती है। इस टापू पर चाहे कोई ली हो या हान, सबको बराबर समझा जाता है। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ के स्कूलों में पढ़ने के लिए यहाँ का निवासी होना जरूरी है। बाहर वालों को यहाँ बसने के लिए 10 साल तक सोशल सिक्योरिटी भरनी पड़ती है। मैं 5 साल से भर रहा हूँ। 5 साल और बाकी हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक 4 साल का और एक 2 साल का। 5 साल बाद वे यहाँ के स्कूल में जा सकेंगे। तब तक मैं भी यहाँ का पक्का नागरिक बन जाऊंगा। जब मैं अपने गांव वापस जाऊंगा तो लोग मुझे बड़े सम्मान से देखेंगे। जूदी और उनके साथियों को ये सुनकर अजीब सा महसूस हो रहा था। साम्राज्य में सबसे ज्यादा इज्जत राजधानी के लोगों की होती थी। हर अमीर आदमी वहीं बसना चाहता था। पर इस टापू पर आने के बाद उन्होंने देखा कि हर कोई यहाँ की नागरिकता पाने के लिए तड़प रहा है, जैसे यहाँ का निवासी बनना स्वर्ग का टिकट पाने जैसा हो। आखिर इस जगह में ऐसा क्या जादू है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है? जूदी सोच में पड़ गए। वो यहाँ अपने बेटे को सबक सिखाने और अपने चौथे भाई झू गाओक्सी की बदहाली का तमाशा देखने आए थे। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा कि हर कोई इस कंगाल राज्य की तारीफों के पुल बांध रहा है। ये देखकर वो दंग रह गए। अभी वो कुछ पूछने ही वाले थे कि उनकी बारी आ गई। खिड़की के उस पार कुछ सलीकेदार और सुंदर युवतियाँ बैठी हुई थी। नाम, कहाँ के निवासी हैं और यहाँ आने का उद्देश्य
सबसे आगे खड़े झांगफू ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरा नाम झांगफू है, हेनान से आया हूँ, यहाँ एक मित्र से भेंट करनी है। झांगफू का ये अंदाज लाजमी था क्योंकि उसके पास अहंकार करने की ठोस वजह थी। उसके पिता महान योद्धा झांग यू थे और उसने खुद भी युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। वो मिंग साम्राज्य का सबसे पराक्रमी सेनापति माना जाता था, जिसके पास रोंगलू दफू और यू जुगुओ जैसे बड़े पद और ड्यूक ऑफ ब्रिटेन की उपाधि थी। पूरे मिंग साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो उसका नाम न जानता हो, लेकिन यहाँ नजारा कुछ और ही था। उसका नाम सुनने के बाद भी उस लड़की के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उसने बिना सिर उठाए रूखेपन से पूछा, मित्र से मिलना है, ठीक है, क्या आपके पास उनका कोई पता या संपर्क की जानकारी है? झांगफू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ देर सोचने के बाद झिझकते हुए बोला, मुझे उसका सटीक पता तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि उसका नाम झांग क्यों है, वो मेरा छोटा भाई है। वो यहाँ राजकुमार के महल में किसी पद पर तैनात है। जैसे ही उसने ये बात कही, उस लड़की के हाव भाव पल भर में बदल गए। क्या आप हमारे कमांडर इन चीफ के बड़े भाई हैं? कमांडर इन चीफ? झांगफू को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम मेरे उस निकम्मे भाई की बात कर रही हो? वो कमांडर कैसे बन गया? उसकी नजरों में उसके दोनों भाई झांग सुन और झांग क्यू महज आवारा और जाहिल थे। मछला भाई तो पूरी तरह से बिगड़ेल था, जो राजधानी में अपनी गुंडागर्दी के लिए बदनाम था, और तीसरा भाई झांग क्यू, वो तो ऐशो आराम का शौकीन और बदतमीज था। अगर झांगफू का साया उन पर न होता तो न जाने वो कितनी मुसीबतें खड़ी कर देते। सालों पहले जब उसने सुना कि राजकुमार दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो उसने खुद अर्जी देकर अपने भाई झांग क्यू को उस टोली में शामिल करवा दिया था। उसका मकसद था कि इस जंगली इलाके की मुश्किलें उसे सुधार देंगी। लेकिन आज जब उसने इस धरती पर कदम रखा तो उसे पता चला कि जिस भाई को उसने बेकार समझकर यहाँ भेजा था, वो यहाँ का कमांडर इन चीफ बन बैठा है। मिंग साम्राज्य का महान ड्यूक इस छोटे से राज्य की सीमा पर अपने एक निकम्मे भाई के नाम का सहारा लेकर अपनी पहचान साबित कर रहा था। ये उसके स्वाभिमान के लिए किसी चोट से कम नहीं था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से अंदर से बाहर आया। ये वही अधिकारी था जिसका नाम वू काय था। वो मुस्कुराते हुए सबके सामने आया और हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, क्षमा करें महानुभावों, अगर आप कमांडर झांग के परिवार से हैं तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो आपको इन कागजी कार्यवाहियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। झांगफू को थोड़ी राहत महसूस हुई ही थी कि तभी पास खड़े सम्राट जूदी गुस्से में फुफकारे, ये क्या तमाशा है? दूसरों के लिए कड़े नियम और सिर्फ जान पहचान की वजह से हमारे लिए छूट। लगता है इस राज्य में भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। जूदी के मन में इस जगह के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी थी, वो इस विशेषाधिकार को देखकर पल भर में राख हो गई। वो काय ने घबराकर झुकते हुए सफाई दी, हुजूर शांत हो जाइए, ये जांच सिर्फ बाहरी घुसपैठियों को रोकने के लिए है। चूंकि आप कमांडर के सगे संबंधी हैं, तो जाहिर है कि आप यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं बल्कि खास हालात में दी गई रियायत है। लेकिन सम्राट ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। साफ था कि वो अब और बहस नहीं करना चाहते थे। माहौल में तनाव बढ़ता देख छू झांझी ने बात संभाली, अधिकारी जी आप बुरा न माने, हमारे बुजुर्ग थोड़े सख्त मिजाज के हैं। अगर आप हमें बिना देरी के अंदर ले जा सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो काय ने फिर से हाथ जोड़े और कहा, जी बिल्कुल, कृपया मेरे पीछे आइए। वो उन्हें लेकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। वहाँ तैनात कर्मचारी एक अजीब सी काली लोहे की पट्टी से सबकी जांच कर रहे थे। झू झांझी ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या चीज है? इससे क्या जांच रहे हैं? वो काय मुस्कुराया, ये सुरक्षा जांच है। ये चुंबक हथियारों का पता लगा लेता है ताकि कोई भी खतरनाक हथियार लेकर अंदर न जा सके। लेकिन आप लोग जा सकते हैं, बस कोई बारूदी हथियार न हो। झू गाउक्सी ने तंज कसते हुए कहा, भला ऐसी भारी भरकम चीजें साथ लेकर कौन घूमता है? उस दौर के बारूदी हथियार इतने भारी और सुस्त थे कि उन्हें साथ रखना मुमकिन ही नहीं था। वो काय बिना कुछ कहे उन्हें मुख्य हॉल के अंदर ले गया। अंदर का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ पारदर्शी खिड़कियां थी और फर्श इतना चमकदार था कि उसमें इंसान का अक्स साफ दिख रहा था। सम्राट हैरान थे, एक सरकारी दफ्तर इतना आलीशान कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ सीमा शुल्क विभाग है। अगर यहाँ का महल भी ऐसा ही हुआ तो क्या वो मेरे शाही महल से भी भव्य होगा? झू गाउक्सी मन ही मन सोचने लगा कि उसके भाई ने जनता का कितना पैसा लूटा होगा जो इतनी अयाशी कर रहा है। वो काय ने उनकी हैरानी देख कहा, ये तो कुछ भी नहीं है हुजूर, असली स्वर्ग तो राजकुमार का महल है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तभी सम्राट जूदी की आवाज गूंजी, हमारे पूर्वज सम्राट ताइजू ने सादगी में जीवन बिताया था और यहाँ का राजकुमार इतनी विलासिता में डूबा है। ये मर्यादा का अपमान है, वो राजकुमार कहलाने के लायक नहीं है। उनकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सबकी नजरें उस पर गड़ गयी। वो काय का चेहरा सख्त हो गया, बोला, सावधान, क्योंजो में क्यों राजा के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। आज क्योंजो जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। राजकुमार जब यहाँ आए थे तब यहाँ 10 लाख की आबादी भी नहीं थी। आज यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं। कारखाने बनवाए, लोगों को काम दिया, बिना किसी भेदभाव के सबको शिक्षा दी। अगर वो न होते तो हम कब के भूख से मर चुके होते। क्योंजो में हर किसी की आलोचना हो सकती है, पर क्यों राजा की नहीं? अभी जो कहा उसे भूल जाइए। द्वीप में कदम रखने के बाद ऐसी बात दोबारा मत कहना।
वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जू दी हैरान रह गए। उन्हें लगा था वो काय बस एक चापलूस है, पर अपने बेटे के लिए उसे इतना सख्त होते देख वो दंग थे। क्या क्योंझो में वाकई उसका इतना रसूख है? जू गाशु ने आग में घी डालते हुए पूछा। अगर हम क्यों राजा का अपमान करें तो क्या सरकारी अमला हमें गिरफ्तार कर लेगा? वो काय ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, गिरफ्तार होना तो दूर की बात है, यहाँ की जनता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। याद रखना क्योंझो में क्यों राजा ही खुदा है। अपनी बात कहकर वो काय वहाँ से चला गया। सब वहीं खड़े रह गए। कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, क्योंझो में क्यों राजा ही खुदा है। खुदा हद है। अब तो वो छिपा भी नहीं रहा। अगर कोई कहे कि जू लाओसी बगावत नहीं कर रहा तो कौन मानेगा? जू दी ने मुड़कर यांग रोंग से पूछा, तुम क्या सोचते हो? यांग रोंग ने खामोशी के बाद हाथ जोड़कर कहा, पूरी स्थिति जाने बिना मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जू दी हंसे, बहुत खूब, बड़े विद्वान। दूसरे बेटे तुम बताओ। जू गाशु तुरंत बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है, सेना भेजिए, वो बगावत कर रहा है। जू जानजी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं भी यही कहूँगा, पूरी स्थिति जाने बिना टिप्पणी करना ठीक नहीं। मिंग साम्राज्य की स्थिति नाजुक थी। जियानमेन सम्राट का पता नहीं था। दरबार में काबिल लोग कम थे। दोनों चाचा किसी से कम नहीं थे। जू जानजी ने समझ लिया था कि दादाजी को क्या चाहिए। उन्हें सच्चाई नहीं, बस अपनों के प्रति उसका नजरिया चाहिए था। जू दी ने तंज कसा, तुम भी बस पानी में मछली पकड़ रहे हो। उन्हें क्यों राजा की बगावत की चिंता नहीं थी। मिंग साम्राज्य के पास ताकत थी। उन्हें बस ये अजीब लग रहा था कि 11 साल में आबादी 4 लाख से बढ़कर 10 लाख कैसे हो गई। यह मुमकिन नहीं था। जब सब सोच में डूबे थे, यांग रोंग बोला, महाराज इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। क्या आपको 5वें साल का अन्नाम युद्ध याद है? तब जियाओजी प्रांत में जनगणना हुई थी। तब 28 लाख परिवार गायब थे। सबको लगा वो समुद्र में चले गए, पर समुद्री लुटेरों की कोई खबर नहीं थी। वो सारे लोग और क्योंझो के मूल निवासी सब मिलकर ही आज की आबादी बनी है। जू दी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्हें लगा था वो मिंग की जड़ें काट रहा है, पर अब समझ आया कि उसने तो विद्रोहियों को कमजोर किया था और बेघर लोगों को पनाह दी थी। क्यों राजा ने कोई अपराध नहीं बल्कि पुण्य किया था। जू दी बुदबुदाए, इस लड़के में वाकई दम है। इतने सारे लोगों को संभालना कोई छोटी बात नहीं। आखिर मेरा ही खून है। उसे किसी चीज का डर नहीं, बस काबिलियत की कमी नहीं है। 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी रियासत खड़ी कर दी। उसकी क्षमता तो गाची और गाशु से कहीं ज्यादा है। अचानक उनके मन में एक ख्याल आया, क्या वही सम्राट बनने के काबिल है? पर उन्होंने तुरंत इस ख्याल को झटक दिया। जू दी उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। वो संतों की शिक्षाओं को नहीं मानता। वो तो बस आवारा लोगों के साथ घूमता है। अगर वो राजकुमार न होता तो कब का मारा गया होता। दरबारी भी हमेशा उसकी शिकायत करते हैं। जू दी ने उसे डांटा भी था, पर वो नहीं सुधरा। वो तो खेती बाड़ी और सुअर पालने में लगा रहता है। ये सब तो उसकी शान के खिलाफ है। भले ही उसने क्योंझो में कुछ कर दिखाया हो, पर वो सम्राट नहीं बन सकता। सम्राट को तो विद्वानों के साथ चलना होता है। वो तो दुनिया के खिलाफ चल रहा है। ऐसे में राजकाज कैसे चलेगा? महाराज, वो काय की आवाज ने उन्हें वापस खींचा। जू जानजी ने समझाया, तार के जरिए खबर मिल गई है। चौथे चाचा अभी दक्षिण में झांक जनरल के साथ हैं। नए जहाजों को आने में कुछ दिन लगेंगे। क्यों राजा के महल से लोग लेने आ रहे हैं। उनके आते ही हम द्वीप में जा सकेंगे। बस कुछ दिन इंतजार करना होगा। जू दी ने सिर हिलाया, ठीक है, इन दिनों हम क्योंझो को करीब से देखेंगे। क्या वो झाओ रुई है? झाओ रुई तो महल का बड़ा अधिकारी है। वो और झांग यूं ही तो उसके भरोसेमंद हैं। वही तो हमारी पहचान जानते हैं। जू जानजी ने सिर हिलाया, नहीं, वो महल का एक छोटा सा कर्मचारी है। उसका नाम यू कियान है। जेजियांग का रहने वाला है। 3 साल पहले यू कियान ने चौथे राजकुमार से शिक्षा ली थी। जू दी को लगा कि वो भी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन उसकी नजर में जो अपनी मर्जी से राजधानी छोड़कर बगावत की राह चुने, वो जरूर कोई अधर्मी ही होगा। तभी उसने एक जरूरी सवाल पूछा, ये टेलीग्राम क्या बला है? शहर से इतनी दूर होने के बावजूद इतनी जल्दी खबर कैसे पहुंच गई? जू झांजी के पास भी कोई जवाब नहीं था। बस इतना कहा कि ये मीलों दूर संदेश भेज सकता है। जू गाओक्सू बीच में बोला, इसमें क्या बड़ी बात है? हमारी सरहदों पर मशालों से भी तो ऐसे ही संदेश भेजे जाते हैं। इससे पहले कि जूदी कुछ सोच पाता, वो काय उनके सामने आ गया। यू कियान साहब ने सवारी भेजी है। आप सब मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर चले, शहर जाने वाली गाड़ी आती ही होगी। जूदी और बाकी सब दंग रह गए। क्या अब गाड़ियों का भी कोई समय तय होता है? वो काय के पीछे चलते हुए उन्होंने देखा कि जमीन पर लोहे की पटरियां बिछी हुई हैं। जू गाओक्सू चिल्ला उठा, बाप रे, इसमें कितना लोहा लगा होगा। लोहा तो साम्राज्य की सबसे कीमती चीज है। हथियार बनाने के लिए भी हमें मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ये लोग इसे ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं? वो करीब जाकर देखना चाहता था, पर वो काय ने उसे फौरन रोक दिया। हुजूर, पीछे हटिए, पटरियों के पास मत जाइए, ट्रेन आने वाली है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से एक भयानक गूंज सुनाई दी और पटरियां कांपने लगी। जू गाओक्सू ने पीछे मुड़कर देखा तो ये लोहे का काला दानव उनकी तरफ बढ़ रहा था। हे भगवान, ये क्या बला है? झांगफू ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और जूदी के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। सावधान, कोई राक्षस आ रहा है। जूदी उस विशालकाय चीज को देखकर सन रह गया। तो इसे ट्रेन कहते हैं? लोहे का इतना बड़ा ढेर, और इसे ये लोग गाड़ी कह रहे हैं। जूदी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
उसकी समझ में गाड़ी का मतलब था 2 पहिए और 5 घोड़े, मगर इस लोहे के बक्से में न घोड़े थे और न ही पहियों की गिनती थी। ये सब उसकी कल्पना से परे था। पिताजी बचाए। तभी दूर से जू गाओक्सू की चीख ने उसका ध्यान भटकाया। देखा तो जू गाओक्सू पटरियों के बीच फंसा भाग रहा था। जू दी ने चिल्लाकर झांग फू को उसे बचाने को कहा। झांग फू ने बिना सोचे पटरियों पर छलांग लगा दी और गाओक्सू की तरफ झपटा। उसने गाओक्सू को गोद में उठाया और दूसरी तरफ कूद गया। उनके हटते ही ट्रेन वहाँ से तूफान की तरह गुजरी और सबकी आंखों से ओझल हो गई। मेरे बेटे, जू दी घबराकर चिल्लाया, पर वू काई ने पसीना पोंछते हुए कहा, शांत हो जाइए, वो ठीक है। जब तक पटरियों से दूर है, कोई खतरा नहीं। यांग रोंग कांपती आवाज में जूदी के कान में फुसफुसाया, महाराज, ये चीज इंसानी ताकत के बस की नहीं है। लोहे का ये विशालकाय दानव अगर खुद चल सकता है तो दुनिया की कोई भी सेना इसे नहीं रोक पाएगी। जूदी खामोश रहा क्योंकि सच सामने था और कोई भी दलील उसके डर को कम नहीं कर सकती थी। दादाजी, तभी जू झांझी की आवाज आई। जूदी ने मुड़कर देखा। एक प्रभावशाली युवक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। उसने झुककर प्रणाम किया। मैं यू कियान हूँ, राजकुमार के महल का सेवक। क्या आप सब कमांडर झांग के भाई हैं? हम वही हैं। पर एक राजसी सेवक को खुद हमें लेने आने की क्या जरूरत थी? जूदी ने सवाल किया। यू कियान मुस्कुराया। राजकुमार ने कहा था कि बाहर से आने वालों को यहाँ का माहौल समझने में वक्त लगता है, और कमांडर झांग के भाई जनरल झांग फू, जो अब ड्यूक ऑफ इंग्लैंड हैं, वो बिना किसी बड़े कारण के यहाँ नहीं आएंगे। शायद सम्राट का कोई संदेश लाए हो, इसलिए मेरा आना जरूरी था। जूदी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, इस टापू पर कोई ड्यूक को नहीं पहचानता, तुम्हें कैसे पता चला? यू कियान ने सिर हिलाया। राजकुमार का दिल साफ है, वो कोई साजिश नहीं रच रहे, तो उन्हें डरने की क्या जरूरत? मैं जनरल को इसलिए जानता हूँ क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं दरबार की खबरों से वाकिफ था, बल्कि राजकुमार और कमांडर को तो ये भी नहीं पता कि जनरल अब ड्यूक बन चुके हैं। जूदी ने मन ही मन उसकी तारीफ की और पूछा, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर राजधानी जाकर परीक्षा क्यों नहीं दी? वहाँ तुम साम्राज्य की सेवा कर सकते थे। यू कियान ने पलटकर सवाल किया, आपके हिसाब से शिक्षा का मकसद ज्ञान हासिल करना है या सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना? जूदी ने जवाब दिया, बेशक ज्ञान ही सबसे ऊपर है। यू कियान हंसा। राजधानी में बड़े विद्वान जरूर होंगे, पर वहाँ वो ज्ञान नहीं है जो यहाँ है। ये जगह भले ही दूर हो, पर राजकुमार जैसा महान गुरु कहीं नहीं मिलेगा। असली ज्ञान को छोड़कर राजधानी जाना सिर्फ वक्त की बर्बादी होती। जूदी को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हारा मतलब है कि राजधानी के विद्वान चौथे राजकुमार के आगे कुछ भी नहीं? यू कियान ने निडर होकर कहा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी नजर में सिर्फ राजधानी के विद्वान ही नहीं, बल्कि पिछले हजारों सालों में राजकुमार जैसा ज्ञानी कोई पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि महात्मा कन्फ्यूशियस भी शायद उनके सामने कम पड़ जाएं। जूदी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये चापलूसी की हद थी। चौथे बेटे की तुलना महात्मा से करना, ये तो मर्यादा का अपमान है। यू कियान की बात खत्म होते ही यांग रोंग गुस्से में आगे बढ़ा। कितनी ऊंची बात कही तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महात्मा का अपमान करने की? यू कियान ने पूछा। मैंने अपमान कहाँ किया? यांग रोंग चिल्लाया। महात्मा कन्फ्यूशियस पूरी दुनिया के गुरु हैं। मेंके और झूशी जैसे महान संतों ने भी उनका सम्मान किया है। खुद राजकुमार भी अपनी तुलना उनसे नहीं करेंगे, पर तुम कह रही हो कि वो महात्मा से भी बड़े हैं। ये न तो महात्मा का सम्मान है और न ही राजकुमार का। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? शायद आपने गौर नहीं किया। यू कियान ने शांति से कहा, मैंने कहा कि महात्मा शायद कम पड़ जाएं, ये नहीं कहा कि वो कम है। पहले का मतलब है कि कुछ बातों में वो पीछे हो सकते हैं, और दूसरे का मतलब है कि वो पूरी तरह से बेहतर हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यांग रोंग फिर भी नहीं माना। तो बताओ, महात्मा कन्फ्यूशियस किस मामले में राजकुमार से पीछे हैं? यू कियान ने ट्रेन की तरफ इशारा किया और कहा, जैसे कि ये मशीन, इसे राजकुमार ने बनाया है। क्या महात्मा इसे बना सकते थे? ये लोहे का दानव, इसे तो पुराने जमाने के बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं बना सकते थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पास खड़े जू जानजी की हंसी छूट गई। यांग रोंग शर्म से लाल हो गया। जूदी ने जानजी को घूर कर देखा और बात संभालते हुए कहा, जबान तो तेज है तुम्हारी, पर अगर चमत्कार की बात करें तो क्यों वांग वाकई सबसे आगे हैं। उन्होंने यांग रोंग को संभलने का मौका दिया और जू गाओक्सू को भी चुप करा दिया। यू कियान ने बात वहीं खत्म की और कहा, आप लोग देर न करें, अगली गाड़ी आने वाली है, चलिए सवार हो जाइए। वैसे इनमें से ब्रिटिश ड्यूक कौन है? उनकी नजर जूदी पर पड़ी, जो बिल्कुल एक सेनापति लग रहे थे। तभी सबको जू गाओक्सू की याद आई। दूर से वू काई और झांग फू उसे सहारा देकर ला रहे थे। उसका सिर फटा हुआ था और वो रुमाल से खून पोंछ रहा था। जूदी को देखते ही जू गाओक्सू घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, उस राक्षस ने तो मुझे आपसे मिलने लायक भी नहीं छोड़ा था। जूदी को पहले तो फिक्र हुई, पर उसकी हालत देख चेहरा सख्त हो गया। मरे नहीं हो तो उठ खड़े हो, इतनी उम्र हो गई, शर्म नहीं आती? फिर उन्होंने हो जियान को आदेश दिया और सबसे कहा, पहले गाड़ी में बैठो। यू कियान ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या कोई हमलावर था? जू जानजी हंसी दबाते हुए बोला, ये मेरे चाचा हैं, पटरी देखने गए थे और गिर पड़े। शुक्र है ब्रिटिश ड्यूक ने बचा लिया। यू कियान ने झांग फू से व्यापार के बारे में पूछा। झांग फू हैरान था। आप मुझे जानते हैं? यू कियान ने वजह बताई। झांग फू ने जूदी की तरफ देखा, जिन्होंने हाथ हिलाकर कहा, बहुत हुआ, अब गाड़ी में बैठो। सब सवार हो गए।
बैठते ही जू जानजी ने पूछा, ये कब चलेगी? यू कियान ने जवाब दिया, सवारी पूरी होते ही 1.5 घंटे में। जू दी सोच में पड़ गए, इतने सारे डिब्बे सब इंसानों के लिए? यू कियान ने समझाया, नहीं, इसमें मवेशी, अनाज और कोयला भी धोया जाता है, बस पर्यटन के मौसम में लोगों को ले जाते हैं। जू दी ने पूछा, अगर सिर्फ अनाज लादना हो तो कितना आएगा? यू कियान ने हिसाब लगाया, अगर सिर्फ अनाज हो तो करीब 50,000 शी अनाज की इकाई, एक गाड़ी में 50,000 शी। जू जानजी कांप उठा, जू दी तो वहीं जम गए, यकीन ही नहीं हुआ, ये तो नामुमकिन है। एक घोड़ा गाड़ी में तो बस 50,000 अनाज के लिए 20,000 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, 20,000 आदमी और 20,000 घोड़े, लंबी दूरी का नुकसान अलग, कुल मिलाकर 40,000 लोगों का काम। और ये ट्रेन ये अकेले इतना काम कर रही है। जू दी ने अपना अचरज दबाया और पूछा, इतना अनाज ढोने में ईंधन कितना खर्च होता है? यू कियान ने कहा, दूरी पर निर्भर है, एक डिब्बा कोयला 200 ली तक चलता है, हर ली पर 500 जिन कोयला जलता है। जू दी की आंखें सिकुड़ गई, कोयले के बारे में तो वो जानते थे, उन्होंने तो बचपन में ही बेइजिंग की पहाड़ियों में कोयला निकालने का सुझाव दिया था, पर पुरानी सोच के कारण उसे ठुकरा दिया गया। अगर तब मना न किया होता तो शायद आज मिंग साम्राज्य के पास ट्रेन होती। उत्तर के अभियानों में पैसे नहीं है का बहाना न सुनना पड़ता। क्या मैं गलत था? पछतावे की लहर उनके मन में दौड़ गई। बाहर के शोर ने उन्हें वर्तमान में लौटाया। लोग परिवार के साथ चल रहे थे, हंस रहे थे, खुशहाली का मंजर था। जू दी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये अमन चैन साबित करता था कि चौथे बेटे के प्रति उनकी सोच कितनी गलत थी। उन्होंने सोचा, अगर वो इसे बना सकता है तो मैं क्यों नहीं? मिंग साम्राज्य विशाल है, ट्रेन से शासन का खर्च कम होगा, विद्रोह कुचलना आसान होगा, ये तो देश और जनता के लिए वरदान है। उन्होंने खुद को संभाला और यू कियान से पूछा, ये बताओ इसे बनाने का खर्च कितना आता है? यू कियान ने कहा, इंजन के लिए 10 लाख चांदी के सिक्के, एक डिब्बे के लिए 1 लाख, 20 डिब्बे और 2 इंजन, कुल 40 लाख से ऊपर। असली खर्च तो पटरियों का है। पहले 1 ली के लिए 1,10,000 लगते थे, अब 60,000 लगते हैं। 600 ली की पूरी रेलवे लाइन का खर्च 4 करोड़ तक पहुंच जाता है। रिसर्च और कारखाने का खर्च अलग। जू दी और जू जानजी ने एक दूसरे को देखा, आंखों में मायूसी थी। मिंग साम्राज्य की सालाना कमाई ही 30 लाख थी, एक इंजन भी नहीं बन सकता था। अगर सब कुछ बेच भी दे तो भी 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। हम तो ऐसी रेलवे लाइन का सपना भी नहीं देख सकते। मिंग की मौजूदा हालत में खुद रेलवे बनाना नामुमकिन है। दादा पोते बस कड़वी मुस्कान ही दे सके। तभी ट्रेन की सीटी बजी, भारी डिब्बे धीरे धीरे चलने लगे, यात्री बाहर का नजारा देखने लगे, लेकिन जू दी खिड़की के पास उदास बैठे रहे। सिर्फ एक रेलवे लाइन और इंजन मिंग के 2 साल के टैक्स के बराबर है। इसकी क्षमता हजारों गुना ज्यादा है। कितना श्रम और पैसा बचेगा, लेकिन इसकी कीमत खजाना इसे झेल नहीं पाएगा। सालों लगेंगे मुनाफा दिखने में और दरबार में विरोध अलग होगा, पर तुमने उस गरीब से इलाके में ये कर दिखाया। मैं हैरान हूँ। वो लड़का जिसे मैं जानता था, उसने ऐशो आराम छोड़कर दक्षिण में ये सब कैसे खड़ा कर दिया? उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने कभी अपने इस बेटे को समझा ही नहीं था। अपने ही बेटे को चोर की तरह ताकना। घर के उलझे रिश्तों ने उसके दिल को बोझिल कर दिया था। भारी आवाज में उसने पूछा, चौथे बेटे के ये साल कैसे गुजरे? काफी मुश्किलें झेली होंगी उसने। यू कियान ने एक ठंडी आह भरी। उसने कहा, लोग कहते हैं कि राजकुमार ने कई बार मौत को करीब से देखा है। खेती के लिए जमीन तैयार करते वक्त उन्हें जहरीले सांपों और बिच्छुओं ने काटा। कभी विद्रोहियों को कुचला तो कभी खूंखार समुद्री डाकुओं से लोहा लिया, पर हर जंग में वो सबसे आगे खड़े रहे। वो अक्सर कहते थे कि जब सम्राट खुद साम्राज्य की रक्षा के लिए सरहदों पर डटे हों, तो हम उनके वंशज होकर पीछे कैसे रह सकते हैं? जू दी यह सुनकर सन्न रह गया। उसके होंठ कान पे, पर शब्द गले में ही अटक गए। सम्राट सरहदों की रक्षा करते हैं। इन शब्दों ने उसके सालों के संघर्ष का मोल चुका दिया था। वो बस इतना चाहता था कि दुश्मन पस्त हो और सरहदें महफूज रहें। पूरी दुनिया उसे जंगबाज कहती रही, राजकुमार उसे पागल समझते रहे, पर दूर दक्षिण की इस सरहद पर बैठे उसके बेटे ने उसका दर्द समझ लिया। जू दी ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को दबाते हुए खामोश हो गया। पास खड़े जू झांझी ने महसूस किया कि दादाजी भावुक हो रहे हैं। उसने बात बदलने के लिए खिड़की की तरफ इशारा किया। वो देखिए, वहाँ आग लगी है। सबकी नजरें उधर घूमी। खेतों के बीच एक विशाल इमारत से काला धुआं उठ रहा था। जू गाओक्सू मजे लेते हुए चिल्लाया, जबकि जू दी के माथे पर बल पड़ गए। उसने यू कियान से कहा, फौरन आग बुझाओ, कहीं फसल न जल जाए। यू कियान बस मुस्कुरा दिया। आप बेफिक्र रहें, वो आग नहीं है, वो क्योंगझो का स्टील प्लांट है। वहाँ लोहा पिघलाया जा रहा है। सब हैरान रह गए कि लोहा बनाने के लिए इतना बड़ा तामझाम। ट्रेन आगे बढ़ी और उनकी आंखों के सामने विशाल चिमनियां धुआं उगल रही थी। ये नजारा पूरे मिंग साम्राज्य की भट्टियों से कहीं बड़ा था। जू दी खुद को रोक नहीं पाया। यू कियान, ये फैक्ट्री साल भर में कितना लोहा पैदा करती है? यू कियान ने गर्व से कहा, क्योंगझो में ऐसी 5 फैक्ट्रियां हैं। पिछले साल हमने 9 लाख टन स्टील बनाया और इस साल का लक्ष्य 10 लाख टन है। यह आंकड़ा सुनकर सबके होश उड़ गए। जू गाओक्सू तो हक्का बक्का रह गया। पूरे मिंग साम्राज्य का साल भर का उत्पादन
क्योंजो के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। उसने कुछ हजार किलो लोहे के लिए हजारों सोने की मुद्राएं खर्च की थी और यहाँ उसका भाई अरबों किलो लोहा पैदा कर रहा था। उसके मन में एक लालच जागा, अगर दादाजी का ध्यान चौथे भाई पर रहा तो शायद वो मुझ पर शक्ति कम कर दे। झू दी और झू झांझी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। ये ताकत उनकी कल्पना से कोसों दूर थी। क्योंजो इतने लोहे का करता क्या है? झू दी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा। यू कियान ने समझाया, लोहा हमारी तरक्की की बुनियाद है। रेल की पटरियां, मशीनें, औजार और यहाँ तक की इमारतें भी सब इसी से बनती हैं। बंदरगाह बनाने में ही हजारों टन लोहा लग गया। आज भी मांग पूरी नहीं हो पा रही। झू दी दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोहे का इस्तेमाल घर बनाने में भी हो सकता है, पर यहाँ की मजबूत इमारतें देखकर उसे यकीन हो गया। तभी उसके मन में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर कभी गृह युद्ध हुआ तो लोहे की इन अभेद्य दीवारों को कौन सी सेना तोड़ पाएगी? झू झांझी ने भी खतरे को भांप लिया। उसने पूछा, पर इतना कच्चा लोहा आता कहाँ से है? यू कियान ने जवाब दिया, राजकुमार ने खुद खोज की थी। यहाँ लोहे की विशाल खदानें हैं जो जमीन की सतह पर ही हैं। बस मिट्टी हटाओ और लोहा निकाल लो। वहाँ करीब 40 करोड़ टन लोहा दबा है जो दशकों तक खत्म नहीं होगा। झू झांझी का दिल बैठ गया। उसके चाचा की दूरदर्शिता डराने वाली थी, पर यू कियान ने बात पलटते हुए कहा, राजकुमार अब दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे हैं। कहते हैं वो जगह बहुत विशाल है और खनिजों से भरी है। भविष्य में क्योंजो के ज्यादातर लोग वहीं जाकर बस जाएंगे। झू दी और झू झांझी एक साथ चौंक पड़े। क्या चौथे बेटे का मिंग साम्राज्य पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है? क्या वो सब कुछ छोड़कर बाहर जाना चाहता है? उनकी सारी चिंताएं शायद बेबुनियाद थी। झू दी को अब एक अजीब सा डर सताने लगा। उसे डर था कि बेटा बगावत करेगा, पर अब डर था कि वो बगावत क्यों नहीं कर रहा। अगर उसका बेटा मिंग की गद्दी को छोड़कर किसी अनजान द्वीप को चुन रहा है तो क्या उसकी विरासत इतनी मामूली है? उसे राहत भी थी और एक गहरी निराशा भी। झू झांझी को लगा कि शायद ये कोई चाल है। इतनी ताकतवर सेना और लोहा होने के बावजूद कोई क्यों जाएगा? उसे शक था कि ये सब उसे गुमराह करने के लिए है। आखिरकार अपनी जड़ों को छोड़ना आसान नहीं होता, पर क्योंजो की ताकत ने उसे सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया था। उसने पूछा, यू कियान, ये ऑस्ट्रेलिया आखिर है कहाँ? यू कियान ने नक्शे की तरह समझाते हुए कहा, ये बनी देश के दक्षिण पूर्व में है। राजकुमार के अनुसार ये यहाँ से 5000 मील दूर है। झू दी की भौहें तन गई। मिंग साम्राज्य की जानकारी सिर्फ झेंग ही की यात्राओं तक सीमित थी, पर झेंग ही कभी इतना दक्षिण नहीं गया था। क्या सच में वहाँ कोई महाद्वीप है? तभी खामोश बैठे यांग रोंग खड़े हुए। हुजूर, याद कीजिए, 4 साल पहले झेंग ही ने एक अजीब जानवर तोहफे में दिया था। एक इंसान जितना ऊंचा पीला खरगोश जिसकी थैली में बच्चा था। बनी के दूतों ने कहा था कि वो एक विशाल दक्षिणी द्वीप से आया है। वो जगह रेगिस्तानों से भरी है, इसलिए झेंग ही वहाँ नहीं रुका। शायद राजकुमार उसी द्वीप की बात कर रहे हैं। यू कियान ने सिर हिलाया। झू दी ने शक जताते हुए पूछा, अगर वो रेगिस्तान है तो वहाँ कोई कैसे रहेगा? यू कियान ने कहा, सिर्फ उत्तरी हिस्सा रेगिस्तान है, बाकी जगह जन्नत जैसी है। दक्षिण की जमीन उपजाऊ है, पर असली खजाना तो उस रेगिस्तान में है जहाँ सोने की खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसना तो बस शुरुआत है, असली मकसद है गोल्डन स्टेट। वहाँ की जमीन और भी उपजाऊ है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा अमीर। क्या ये सब महज एक कहानी है, लोगों को बहलाने का जरिया? झू झांझी को लगा कि ये सब झूठ है, पर झू दी की नजरों में कुछ और ही था। क्या ये सब महज एक कहानी है? क्या ये महज लोगों को बहलाने का जरिया है? झू झांझी ने ठंडी आह भरी। उसे लगा कि उसके चाचा ये सब मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, सिर्फ लोगों का दिल जीतने के लिए। पर झू दी ने उसे टोक दिया। मुझे लगता है कि वो गोल्डन स्टेट सच में है। दादाजी, आप ये कैसे मान सकते हैं? ये तो बच्चों को बहलाने वाली बात है। झू झांझी हैरान था। झू दी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वो अपने पोते को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि झांझी को ये सब एक चाल लग रही है, पर झू दी को लगा कि झांझी बहुत जल्दबाजी कर रहा है। वो इसलिए नहीं मान रहे थे कि यू कियान ने कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि 15 साल की उम्र में खुद झांझी ने ही उस पूर्वी महाद्वीप का जिक्र किया था। तब उसने क्योंगसू को विकसित करने की बात कही थी, और आज क्योंगसू एक बंजर जमीन से उठकर खड़ा हो गया है। उसकी बात पर भरोसा क्यों न किया जाए? अगर वो मान ले कि झांझी सही है, तो इसका मतलब होगा कि सम्राट गलत था, और सम्राट कभी गलत नहीं हो सकता। यू कियान के जाने के बाद झू दी ने झांझी से पूछा, तुम अपने ही चाचा पर शक करते हो? झांझी ने शर्म से सिर झुका लिया। गैरों पर भरोसा कर लो, पर अपनों पर शक मत करो। इतिहास गवाह है, कितनी ही सल्तनतें अपनों के बीच शक की वजह से बर्बाद हुई। जियानमेन सम्राट ने यही गलती की थी, गैरों पर भरोसा किया और अपनों को मार डाला। राज परिवार में भले ही गद्दी के लिए जंग हो, पर खून के रिश्तों को कभी नहीं काटना चाहिए। मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने ही काम आते हैं। अगर तुम अपनों पर ही भरोसा नहीं करोगे तो किस पर करोगे? झांझी ने सिर झुका लिया। झू दी की आवाज सख्त थी, तुम अभी नादान हो। सत्ता की भूख में अंधे मत बनो। तुम और तुम्हारे चाचा दोनों ही अपने पिता की तरह समझदार नहीं हो। जाओ, वफादारी और इंसानियत सीखो। याद रखो, बिना भरोसे के कोई भी इंसान टिक नहीं सकता। तुम्हारे चाचा ने क्योंगसू में जो
जो कुछ भी बनाया है वो लोगों के भरोसे की बुनियाद पर खड़ा है। वो तुम्हें धोखा क्यों देंगे? अगर फिर ऐसी बात की तो तुम्हें अनाले की 3000 प्रतियां लिखनी पड़ेंगी। जानजी शर्मिंदा था। उसे अपनी सोच की संकीर्णता का एहसास हुआ। उसने पूछा, क्या सच में वहाँ सोना है? जू दी मुस्कुराए, जाकर देख लेंगे तो पता चल ही जाएगा। उनके मन में एक नई महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। अगर पूर्व में सच में कोई नई दुनिया है तो वो उसे जीत कर रहेंगे। इतिहास में उनका नाम अमर होगा। अपनी बची हुई जिंदगी में वो कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते थे जो आज तक किसी ने न किया हो, ताकि जू युआन झांग के सामने भी वो गर्व से कह सके कि वो एक महान सम्राट थे। यू कियान चाय लेकर वापस आए। सब लोग उदास बैठे थे। क्या हुआ? जू दी ने बात बदल दी। ये चाय क्या ये क्योंगसू की है? यू कियान मुस्कुराए, जी हाँ, ये वूसी पर्वत की चाय है। ये हमारे राजा की पसंदीदा है। हमारे पास एक और चीज है, बियर। ठंडी ठंडी बियर गर्मी का नामो निशान मिटा देती है। जू दी के मुंह में पानी आ गया। शहर पहुँचते ही इसे जरूर चखेंगे, पर पहले जू गाओक्सू का इलाज करना होगा। यू कियान ने जख्म की तरफ इशारा किया। जू दी को याद आया उनका बेटा घायल है। जू गाओक्सू भावुक हो गया। जू दी ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि उसे गोल्डन स्टेट भेजेंगे। जू दी ने यू कियान की तरफ देखा। क्योंगसू की तकनीक, ये टेलीग्राफ, ये बंदरगाह, मुझे सब समझाओ। यू कियान ने बताया, पृथ्वी एक गोला है। चुंबकीय शक्ति से बिजली पैदा होती है। टेलीग्राफ इसी बिजली से संदेश भेजता है। क्योंगसू में 60 से ज्यादा टेलीग्राफ मशीनें हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अभी तो ये कुछ मील की दूरी तक ही काम करता है, पर कुछ सालों में हजारों मील दूर भी बात हो सकेगी। सब लोग हैरान थे। जू दी का तो दिल ही दहल गया। क्योंगसू की तकनीक मिंग साम्राज्य से इतनी आगे। उन्होंने तय कर लिया, वापस जाकर सबको यहाँ भेजेंगे सीखने के लिए। क्या महान मिंग की शक्ति कभी इसकी बराबरी कर पाएगी? क्या वो सच में अमर है? कभी नहीं। ये रहा क्योंगशान रेलवे स्टेशन। हम क्योंगशान शहर पहुँच गए हैं। ट्रेन रुक गई। जू दी और उनके बेटे अभी भी सदमे में थे। वो अभी भी उस ट्रेन, उस टेलीग्राफ के बारे में सोच रहे थे। भाप का इंजन, कारखाने। यू कियान ने जो कुछ भी बताया उसने उनकी दुनिया हिला दी थी, खासकर वो ट्रेन। ये सिर्फ पानी उबालने जैसा आसान नहीं था, ये तो जादू था। ये रबर, इसे उगाने में 6 साल लग गए, और ये कलपुर्जे, इन्हें बनाने के लिए जिस तकनीक की जरूरत है वो अकल्पनीय है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब आपके बनाए नक्शों का कमाल है। आपने खुद लोहारों के साथ मिलकर इन्हें तैयार किया है। ये सारे सिद्धांत, ये सारी मशीनें, सब आपकी ही देन है। क्योंझू में लोग आपको किसी फरिश्ते से कम नहीं मानते। कोई आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पर मेरे बेटे ने ये सब सीखा कहाँ से? जू दी के मन में शक गहराने लगा। तभी जू गाओक्सू ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे याद है जब मैं उसे घुड़सवारी सिखाता था तो वो कहता था कि उसे पिछले जन्म का सब याद है। मुझे लगा वो बकवास कर रहा है, पर अब लगता है शायद वो सच कह रहा था। जू दी बुदबुदाया, पिछला जन्म, उद्धरण। जू गाओक्सू ने भी लालच में एक मांगी। तभी यू कियान ने आवाज दी, सवारी तैयार है। पहले अस्पताल चलकर जख्मों का इलाज करवाते हैं, फिर भोजन करेंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही सबकी आंखें फटी रह गयी। 4-5 मंजिला इमारतें, पक्की सड़कें और ऐसी रौनक जो पहले कभी नहीं देखी थी। जू दी दंग रह गया। क्या दक्षिण की सीमा पर ऐसा नजारा मुमकिन है? यू कियान ने समझाया, महाराज ये नया शहर है, पुराना हिस्सा अभी भी वैसा ही है। गाड़ी में बैठते ही जू दी की नजर खिड़की से बाहर औरतों के लिबास पर पड़ी। उसकी त्योरियां जग गई। ये क्या बेहुदगी है, पैर दिख रहे हैं। यू कियान मुस्कुराया, यहाँ गर्मी बहुत है महाराज। ये लिबास तो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा शालीन है। तभी जू गाओक्सू की चीख ने सबका ध्यान खींचा। उसकी आंखें एक औरत के पैरों पर जम गई थी। अरे वो पैरों पर क्या पहना है उसने? ये रेशमी जुराबे हैं। यहाँ की औरतों में इनका बड़ा क्रेज है। गाओक्सू तो अब पलके झपकाना ही भूल गया था। सड़क के दोनों तरफ कांच के बड़े बड़े शोकेस थे। यू कियान ने बताया कि कांच ही यहाँ के व्यापार की नींव है। मिंग में जो कांच 100 सिक्कों का मिलता है, यहाँ सिर्फ 10 का है। जू दी का दिल बैठ गया। अगर ये व्यापार बढ़ा तो हमारे साम्राज्य की सारी दौलत यहाँ बह आएगी। वो जानता था कि दरबार पहले ही पैसों की तंगी से जूझ रहा है। यू कियान ने सिर हिलाया, महाराज चिंता न करें, पैसा जितना घूमेगा उतना ही सबका भला होगा। हम मिंग से लकड़ी और रेशम भी तो खरीदते हैं। पैसा आखिर घूमकर वापस ही आता है। इससे आम जनता की कमाई बढ़ती है और दरबार को टैक्स मिलता है। जू झांजी ने भी साथ दिया। दादाजी, पिछले कुछ सालों में टैक्स वाकई काफी बड़ा है। तभी यू कियान ने इशारा किया, लीजिए अस्पताल आ गया। जू दी ने ऊपर देखा, क्योंझू प्रथम अस्पताल। इतनी विशाल इमारत, ये कोई अस्पताल है या महल? ये तो शाही हकीमखाने से भी बड़ा है। यू कियान ने समझाया, यहाँ लाखों लोगों का इलाज होता है। 4 बड़े अस्पताल भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ लोग सुविधाओं की कमी नहीं बल्कि जगह की कमी की शिकायत करते हैं। जू दी समझ गया कि वो इसे पुराने चश्मे से देख रहा था, पर क्या गरीब लोग यहाँ का खर्चा उठा पाएंगे? तभी जू गाओक्सू ने धीरे से पूछा, वो जुराबे कहाँ मिलेंगी? मुझे किसी के लिए ले जानी है। यू कियान हंस पड़ा, हर दुकान पर मिलेंगी, पर पहले मरहम पट्टी तो करवा लीजिए। तभी बाहर शोर मचा, रास्ता छोड़ो, इमरजेंसी है। एक आदमी को स्ट्रेचर पर लाया गया जिसके शरीर के आर पार लोहे की छड़ घुसी थी। जू दी बुदबुदाया, इसे तड़पाने से अच्छा है कि इसे आजाद कर दो।
ये नहीं बचेगा। आसपास के लोग उसे घूरने लगे। यू कियान ने टोका, महाराज यहाँ जान की कीमत बहुत है, ऐसी बातें न करें। जू दी चौंक गया। क्या इसका भी इलाज मुमकिन है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या यहाँ कोई चमत्कारी हकीम है जो मुर्दों में जान फूंक दे? यू कियान ने सिर हिलाया। नहीं, यहाँ सब मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। असली उस्ताद तो सिर्फ क्योंझो के राजा हैं। ये सब उनके सिखाए हुए काबिल डॉक्टर हैं। यू कियान ने खिड़की पर जाकर पर्ची कटवाई। जू दी ने पूछा, ये कागज का टुकड़ा किस लिए है? ये नंबर है महाराज, ताकि सब अपनी बारी से आएं, और इसमें इलाज का खर्चा भी शामिल है। सिर्फ 5 सिक्के। जू दी सन रह गया। इतना सस्ता? क्योंझो में वाकई सब कुछ अलग है। यू कियान ने सिर हिलाते हुए कहा, हुजूर, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। माल की कीमत गिरने की चिंता छोड़िए। दौलत को तिजोरियों में बंद करने से बेहतर है कि उसे बाजार में बहने दिया जाए। जब ये राज्य रेशम और लकड़ी खरीदेगा तो वो पैसा घूमकर हमारे अपने लोगों की जेब में ही आएगा और उनकी तरक्की होगी। जुझान जी ने बात आगे बढ़ाई, और सरकारी खजाने में टैक्स भी बढ़ेगा। दादाजी, पिछले कुछ सालों में यहाँ से मिलने वाला लगान वाकई बड़ा है। तभी यू कियान ने खिड़की के बाहर इशारा किया। हम पहुंच गए, मेहरबानी करके नीचे उतरिए। जूडी ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंशान फर्स्ट हॉस्पिटल के बोर्ड के नीचे एक ऐसी इमारत खड़ी थी जो शाही हकीमखाने से भी कहीं ज्यादा विशाल और भव्य थी। एक अस्पताल को इतना आलीशान बनाने की क्या जरूरत थी? यू कियान ने समझाया, यहाँ के लाखों लोगों की सेहत की जिम्मेदारी इसी पर है। यहाँ 4 बड़े अस्पताल और दर्जनों क्लिनिक होने के बावजूद मरीजों की भीड़ के सामने ये जगह भी कम पड़ जाती है। जूडी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इसे एक मामूली हकीमखाने की नजर से देख रहे थे, जबकि ये तो पूरी जनता के लिए बनाया गया एक मंदिर था। वो सोच ही रहे थे कि क्या आम लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तभी जुगाओक्सू ने यू कियान के कान में धीरे से फुसफुसाया, सुनो यू कियान, वो रेशमी जुराबे कहाँ मिलेंगी? मुझे किसी के लिए ले जानी है। यू कियान पहले तो ठिठके, फिर मुस्कुराकर बोले, वो तो आपको हर मोड़ पर मिल जाएंगी, लेकिन पहले आपके जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई, रास्ता छोड़ो, हटो सामने से। अनर्थ हो गया। कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर तेजी से अंदर भागे। उस पर लेटे आदमी के शरीर के आर पार लोहे की एक छड़ घुसी हुई थी। जूडी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, इतनी भयानक चोट, इसे तड़पाने से अच्छा है कि इसे मौत दे दी जाए। आसपास के लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। यू कियान ने तुरंत धीमी आवाज में टोका, हुजूर, यहाँ हर जान कीमती है। ऐसी बातें यहाँ शोभा नहीं देती। क्या ऐसी हालत में भी कोई बच सकता है? जूडी की भौहें तंग गईं। वो शक भरी नजरों से अस्पताल की ओर देखने लगे। क्या यहाँ कोई ऐसा करिश्माई हकीम है जो मुर्दों में जान फूंक दे? नहीं हुजूर, यू कियान ने सिर हिलाया। यहाँ के असली धनवंतरी तो सिर्फ हमारे राजा हैं। अस्पताल में तो बस मेडिकल कॉलेज के पढ़े लिखे छात्र होते हैं। बड़ी बीमारियाँ शायद मुश्किल हो, पर ऐसी चोटें उनके लिए मामूली हैं। उस घायल आदमी का इलाज राजा के सिखाए हुए पहले बैच के छात्र करेंगे। उनका हुनर वाकई काबिले तारीफ है। इतना कहकर यू कियान खिड़की पर पर्ची कटवाने चले गए। जूडी उस पर्ची को गौर से देखने लगे। ये कागज का टुकड़ा किस काम का है? इसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इससे मरीज का नाम दर्ज होता है और लाइन लगती है। इलाज का खर्च भी इसी में शामिल है, यू कियान ने बताया। एक आम पर्ची सिर्फ 5 सिक्कों की है। क्या यहाँ इलाज इतना सस्ता है? वो अभी सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की भारी हलचल मची है। सबको इतनी जल्दबाजी में देखकर यू कियान बोले, लगता है घायल की हालत काफी नाजुक है। विशेषज्ञों की सलाह चल रही है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। महल का एक मामूली नौकर और अस्पताल उसे इतनी अहमियत दे रहा है। जू गाओक्सू खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। पूरे मिंग साम्राज्य में आम जनता की जान की कीमत रईसों के सामने कुछ भी नहीं है। ये नजारा वाकई में अजीब है। यू कियान मुस्कुराए। क्योंझो में सिर्फ एक ही कानून चलता है, इंसानियत। क्योंझो के राजा हमेशा कहते हैं, खुद को इतना बड़ा मत समझो कि दूसरों को इंसान ही न समझो, और जो व्यवहार खुद के लिए पसंद न हो वो दूसरों के साथ मत करो। उनका आदेश है कि यहाँ हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव हो। जब वो खुद टैक्स भरते हैं और कानून मानते हैं तो प्रजा भी उनका अनुसरण करती है। यू कियान ने आगे कहा, अस्पताल में तो अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। यहाँ बस जान बचाना ही पहला धर्म है। ये सुनकर सब दंग रह गए। जूदी भी जानते थे कि प्रजा का भला करना ही असली राजधर्म है, पर मिंग के रईस टैक्स नहीं देते और गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो क्योंझो जैसा माहौल कैसे बना सकते थे? अस्पताल में भाग दौड़ करते उन लोगों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके चौथे बेटे ने जो कर दिखाया है वो उनकी सोच और समझ से कहीं परे है। इतना बड़ा निर्माण और जनता के प्रति इतनी ममता, ये दोनों एक साथ कैसे मुमकिन है? इंतजार करने की जगह पर बैठते हुए जूदी फिर से बुदबुदाई, चौथा बेटा वाकई मामूली नहीं है। यांग रोंग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। क्योंझो के राजा सच में एक महान शासक हैं। उनकी नजर में भले ही उन्होंने खुद से अधिकारी नियुक्त किए, नए स्कूल खोले और ये अजीबोगरीब कपड़े और मोजे बनवाए, लेकिन ये सब यहाँ की जरूरतों के हिसाब से था। पर असली चीज तो ये इंसानियत वाली नीति है, सबको एक बराबर समझना। उनका ये एक कदम ही बाकी सारे विवादों को खत्म करने के लिए काफी है। जूदी ने मजाक में कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि बिना पूरा सच जाने कुछ नहीं कहना चाहिए, अब इतनी जल्दी सुर बदल लिए। यांग रोंग ने झुककर प्रणाम किया।
पुराने लोग कहते हैं कि एक छोटी सी झलक से ही पूरे सच का अंदाजा हो जाता है। सिर्फ इस अस्पताल को देखकर ही राजा की नीयत का पता चलता है। जू दी ने झू गाओक्सू और झू झांझी की तरफ देखा, पर झू गाओक्सू की नजरें कहीं और ही थी। वो वहाँ आती जाती नर्सों के पैरों को घूर रहा था। उनके सफेद रेशमी मोजे बाजार में मिलने वाले काले मोजों से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। बदतमीज कहीं के। जू दी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने जोरदार तमाचा झू गाओक्सू के चेहरे पर जड़ दिया। उस आवाज से पूरे वेटिंग एरिया में सन्नाटा छा गया। झू गाओक्सू अपना गाल सहलाते हुए हक्का बक्का रह गया। पिताजी, आप। वो कुछ सफाई देना ही चाहता था कि तभी एक तीखी आवाज आई, ए, तुम इस मरीज को क्यों मार रहे हो? सबने मुड़कर देखा। यू कियान के साथ सफेद कोट पहने एक जवान लड़की आ रही थी। उसकी भौहें गुस्से में तनी हुई थी। चाहे ये कितना भी नालायक हो, आप इसे मार नहीं सकते। अगर जख्म और गहरा हो गया तो फिर वो झू गाओक्सू की तरफ मुड़ी। तुम ही घायल हो ना, मेरे पीछे आओ। झू गाओक्सू मन ही मन खुश हुआ और तुरंत उस लड़की के पीछे चल दिया। जाते जाते उसने जू दी की तरफ एक विजयी मुस्कान फेंकी, जिससे जू दी का खून खौल उठा। वो शहंशाह होकर भी एक मामूली लड़की के सामने कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने गुस्से में हो शियान को इशारा किया कि वो कुछ बोले, पर हो शियान खुद डरा हुआ था। पहले सम्राट ने ही उसे चुप रहने को कहा था, अब वो बीच में पड़ने की हिम्मत कैसे करता। जू दी ने अपना गुस्सा दबाया और यू कियान से पूछा, ये लड़की कौन है? यू कियान ने बताया, इसका नाम जियांग वानियुन है। ये चांगझू की रहने वाली है और यहाँ की सबसे काबिल डॉक्टर है। ये क्योंझू के मेडिकल कॉलेज की पहली टॉपर भी है। जू दी को अब भी शक था, ये तो बहुत कम उम्र की है, क्या ये मेरे बेटे का इलाज कर पाएगी? हुजूर, बेफिक्र रहिए, ये बहुत ही ज़हीन है। ये उन पहले लोगों में से थी जो राजा के साथ दक्षिण आए थे। इसकी डॉक्टरी कमाल की है। ये छोटा सा ऑपरेशन इसके लिए कुछ भी नहीं है। जू दी ठिठक गए। उन्हें याद आया कि जब उनका चौथा बेटा दक्षिण आया था तो उन्होंने चांगझू के एक शाही हकीम जियांग को उसके साथ भेजा था। क्या ये जियांग वानियुन उन्हीं की बेटी है? जब उन्हें पता चला कि ये उनके चौथे बेटे की खास शिष्या है तो वो तुरंत बोले, चलो हम भी चलकर देखते हैं। जब सब यू कियान के साथ कमरे में पहुंचे तो जियांग वानियुन झू गाओक्सू के जख्म की जांच कर रही थी। झू गाओक्सू उस खूबसूरत डॉक्टर को एकटक देख रहा था। उसने धीरे से कहा, वो पत्थर से टकरा गया था। जियांग वानियुन मुड़ी और एक सफेद तरल पदार्थ की बोतल उठाई। जख्म दिखाओ, पहले सुन्न करने वाली दवा दूंगी, फिर टाँके लगेंगे। झू झांझी ने हैरानी से पूछा, ये क्या चीज है? यू कियान ने समझाया, ये अल्कोहल है, बहुत ही तेज शराब। दुनिया में ऐसे कीटाणु होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते पर शरीर में जाकर जहर फैला देते हैं। ये अल्कोहल उन्हें मार देता है और जख्म को सड़ने से बचाता है। जू दी की आंखें चमक उठी। युद्ध के मैदान में ज्यादातर सैनिक जख्मों के सड़ने की वजह से ही मरते हैं। अगर ये चीज मिल जाए तो हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। पर यू कियान ने आगे कहा, इसे 60% तक शुद्ध करना पड़ता है। फिलहाल ये सिर्फ क्योंझू में ही बनता है। जू दी की उम्मीदें फिर से ठंडी पड़ गयी। उन्हें लगा कि क्योंझू की चीजें इतनी आगे निकल चुकी हैं कि मिंग साम्राज्य उनकी नकल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी कमरे के अंदर से झू गाओक्सू की चीख सुनाई दी। सबने देखा कि जियांग वानियुन हाथ में रुई लिए खड़ी थी। इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो, ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? झू गाओक्सू अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी सफाई के काम आता है। जियांग वानियुन ने बोतल हिलाई। जब राजा 17 साल के थे तब उन्होंने खुद पर दवाओं का परीक्षण किया था। इतने बड़े जख्म होने पर भी उन्होंने उफ तक नहीं की थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। झू गाओक्सू ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, जो करना है करो। पर अगले ही पल उसकी चीख फिर से गूंज उठी। काम खत्म करने के बाद जियांग वानियुन ने कुछ जरूरी हिदायतें लिख कर दी। यू क्वान, क्या तुम बेहोशी की दवा और सुई धागा ले आए? कांच की सिरिंज से झू गाशु को इंजेक्शन देते देख झू दी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? ये एनेस्थीसिया है महाराज, इससे शरीर का हिस्सा सुन्न हो जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान दर्द न हो। यू क्वान की बात खत्म होते ही खामोश खड़े झांगफू हैरानी से चिल्ला पड़े, क्या सच में बेहोश होने के बाद दर्द नहीं होता? झू दी भी सतर्क हो गए। कीटाणु शोधन से तो बस बुद्धि सुधरती थी, पर अगर ये दर्द मिटा सके तो ये युद्ध के मैदान में पुराने शल्य चिकित्सा के तरीकों को बदल देने वाला एक अस्त्र होगा। यू क्वान ने समझाया, महाराज, एनेस्थीसिया पूरी तरह दर्द खत्म नहीं करता, थोड़ा बहुत एहसास तो रहता ही है। उन्होंने आगे बताया, 2 तरह के होते हैं, लोकल और जनरल। लोकल से सिर्फ घाव सुनना होता है, जबकि जनरल से इंसान बेहोश हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में इंसान नशे में धुत जैसा हो जाता है, हिल-डुल नहीं सकता, इसलिए इसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झांगफू निराश हो गए। जू दी की आंखों की चमक भी फीकी पड़ गई। दोनों ने सोचा था कि इससे सैनिक दर्द से नहीं डरेंगे, पर इसके दुष्प्रभावों ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। हालांकि जू दी ने तुरंत सोचा कि ऑपरेशन के बाद का दर्द कम करना भी बड़ी बात है। घावों का इलाज तो युद्ध का ही एक हिस्सा है। यांग रोंग ने दाढ़ी से हिलाते हुए कहा, ये तो हुआ तो के माफी सान जैसा है। इतिहास कहता है कि वो पेट चीरकर इलाज कर सकते थे। पहले तो इसे सिर्फ किंवदंती मानते थे, पर अब लगता है कि क्योंझू की चिकित्सा कला सच में सिद्ध हो चुकी है।
यू क्वान ने सिर झुकाया। आप सही कह रहे हैं गुरुदेव। हुआ तो ही क्योंझो चिकित्सा के जनक हैं और ये सब तकनीकें क्योंझो के राजा की ही देन हैं। ये सुनकर झू दी को तसल्ली हुई। अगर यह ज्ञान किसी महान वैद्य से आया है तो ये पुरानी कहानियों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तभी जियांग वानियुन ने झू गाशु के घाव पर कपड़ा रखकर टाँके लगाने शुरू किए। झू दी ने पूछा, दूसरे बेटे क्या दर्द हो रहा है? झू गाशु ने बुदबुदाते हुए कहा, पिताजी दर्द नहीं है, बस सिर सुनने लग रहा है। पहले जैसी चुभन बिल्कुल नहीं है। झू दी ने राहत की सांस ली और सबको गलियारे में ले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि नर्सें लगातार खून से सने बर्तन बाहर ला रही थी। एक मजदूर जिसके शरीर में सरिया घुस गया था, उसका इलाज अभी भी चल रहा था। ऐसी चोट के बावजूद उसे बचाया जा रहा था। क्योंझो की चिकित्सा वाकई अद्भुत थी। झू दी ने सोचा, मिंग साम्राज्य में तो ऐसी चोट वाले को कब का छोड़ दिया गया होता। उन्होंने यू क्वान से पूछा, ऐसी महिला डॉक्टर क्योंझो में कितनी है और उन्हें सीखने में कितना समय लगता है? यू क्वान ने जवाब दिया, मेडिकल छात्रों को 4 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अब तक 1200 छात्र पास हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज में अभी भी 5400 छात्र हैं। एक डॉक्टर तैयार होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, पर क्योंझो में 5 साल में ही वे ऑपरेशन करने लायक बन जाते हैं। अगर इसी पैमाने पर देखें तो 1200 डॉक्टर 1,20,000 की सेना की जान बचा सकते हैं। युद्ध में मरने वालों की संख्या 1/3 तक कम हो सकती है। उन्हें उत्तरी अभियान में मारे गए सैनिक याद आ गए। वापस जाकर मुझे भी मेडिकल कॉलेज खुलवाना होगा। पर फिर सोचा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, क्या मैं मिंग साम्राज्य को इतना आगे ले जा पाऊंगा? चिंता उनके मन में घर कर गई। इधर ऑपरेशन रूम में झू गाशु का चेहरा ढका हुआ था। उसे उस महिला डॉक्टर के कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हो रहा था। दर्द न होने और एक महिला डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के कारण उसके मन में ख्याल आया कि भविष्य में उसे भी ऐसी ही अस्पताल चाहिए। वो ख्यालों में खोया था, तभी बोला, डॉक्टर साहिबा, अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। जियांग वानियुन खिलखिलाकर हंसी, आप क्योंझो में नए हैं, है ना? अभी भी पुराने तौर तरीके अपना रहे हैं। मेरा नाम जियांग वानियुन है। झू गाशु अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश में अटक गया। जियांग वानियुन ने कहा, वान का मतलब सुंदरता और युन का मतलब बांस, यही मतलब है ना? झू गाशु ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल। फिर उसने बात आगे बढ़ाई, क्या आपका विवाह हो चुका है? ये सुनते ही जियांग वानियुन की आवाज ठंडी पड़ गई। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? झू गाशु ने सफाई दी, बस लगा कि आप मिंग साम्राज्य में होती तो अब तक ब्याही गई होती। जियांग वानियुन टाँके लगाते हुए बोली, क्योंझो में ये सब नहीं चलता। यहाँ विवाह की आजादी है, कोई जबरदस्ती नहीं। 2 लोग राजी हों तो शादी कर सकते हैं। अगर माता पिता रोके तो पुलिस में शिकायत की जा सकती है। महिलाएं काम कर सकती हैं, खुद कमा सकती हैं और बिना शादी के भी सम्मान से जी सकती हैं। झू गाशु हैरान रह गया, फिर पूछा, और अगर शादी न हो तो? जियांग वानियुन ने जवाब दिया, पुरुष 30 और महिलाएं 28 की उम्र तक शादी न करें, उद्धरण, तो वे अकेले रह सकते हैं और 20 साल का बीमा उन्हें बुढ़ापे में सहारा देता है। ऑपरेशन खत्म हुआ। जियांग वानियुन ने सावधानियां बताई। झू गाशु ने हार नहीं मानी, डॉक्टर साहिबा, क्या आपका कोई प्रेमी नहीं है? जियांग वानियुन ने बेरुखी से कहा, मैंने तो बस पहाड़ देखे हैं, यहाँ चाहने वाले बहुत हैं, उद्धरण, पर बहता पानी किसी का नहीं होता। ये सब पूछना बेकार है। झू गाशु का दिल बैठ गया। बाहर निकलते ही वो बुझा बुझा सा था। झू दी ने उसे चलने को कहा, पर वो यू क्वान को कोने में खींच ले गया। उसने बेताबी से पूछा, यू क्वान, जियांग साहिबा किसके दिल में है? यू क्वान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, उद्धरण, पर क्योंझो में एक कहावत है, यहाँ की लड़कियाँ जिसके सपने देखती हैं, उद्धरण, वो 10 में से 9 बार क्योंझो के राजा ही होते हैं। झू गाशु वहीं जम गया, बार बार यही बात दोहराने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग वानियुन के दिल में उसका अपना छोटा भाई है। सब लोग अस्पताल से बाहर निकले, सूरज ढल रहा था। यू क्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए पहले आप सबको फूड स्ट्रीट ले चलता हूँ। उद्धरण, खाना खाकर आप लोग गेस्ट हाउस में आराम कीजिएगा। लेकिन झू गाओक्सु अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। आप अभी कुंवारी हैं, तो क्या आपके दिल में कोई खास शख्स नहीं है? जियांग वानियुन ने बेरुखी से जवाब दिया, पहाड़ अपनी जगह खूबसूरत होते हैं और गिरते फूल अपनी राह चुनते हैं। अक्सर एक तरफा मोहब्बत का अंजाम अधूरा ही रहता है। इन फिजूल के सवालों का कोई मतलब नहीं है। झू गाओक्सु का दिल टूट सा गया। वो वहाँ से बिल्कुल हताश होकर बाहर निकला। सम्राट उसे चलने को कह रहे थे, पर उसने यू कियान को कोने में ले जाकर रोक लिया। उसने बेताबी से पूछा, यू कियान, सच बताओ, जियांग आखिर किसे पसंद करती है? यू कियान ने लाचारी से मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि यहाँ की हर जवान लड़की के दिल में सिर्फ चौथे राजकुमार ही बसते हैं। झू गाओक्सु सन रह गया। वो बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराता रहा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांग वानियुन के दिल में उसका अपना छोटा भाई जगह बना चुका है। जब सब अस्पताल से बाहर आए तो सूरज ढल रहा था। यू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए पहले आपको फूड स्ट्रीट पर दावत खिलाते हैं, फिर आराम करने के लिए गेस्ट हाउस ले चलेंगे। बग्गी पर सवार होकर सब निकल पड़े। गाशु ने अचानक बात छेड़ी, पिताजी, सुना है कि क्यों वांग की बेगम हुगवांग की बेटी है। क्यों वांग ने क्या कोई उपपत्नी रखी है? हमारे कानून के मुताबिक 25 साल से कम उम्र में बिना वारिस के उपपत्नी रखना मना है। तुमने तो 14 की उम्र में ही। यू कियान ने बात समझते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों वांग बहुत वफादार हैं।
शादी के बाद से उन्होंने किसी और को नहीं अपनाया, सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है और वे अपनी बेगम से बेहद प्रेम करते हैं। जू दी ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर अपने छोटे पोते जू झानिये की यादें तैर गईं। उन्हें अपने पोते की बहुत फिक्र थी। पास खड़े जू झांजी को ये बात खली, वो बात बदलना ही चाहता था कि तभी एक अजीब सी खुशबू आई। दादाजी, कितनी शानदार खुशबू है। जू झांजी ने सूंघा। जू दी और गाशु ने भी मुड़कर देखा। सबने पूछा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? यू कियान ने बताया, ये हॉटपॉट की खुशबू है। इसमें मिर्च का इस्तेमाल हुआ है जो बाहर से मंगवाई गई है। ये नमी दूर करने में मदद करती है। क्यों वांग को ये बहुत पसंद है और अब ये यहाँ की पहचान बन गई है। जू दी ने तुरंत कहा, गाड़ी रोको, हमें भी चखना है। सब अंदर गए। यू कियान ने मेनू दिया। जू दी ने जैसे ही देखा, उनकी त्योरियां चढ़ गई। मेनू में गोमांस बीफ कैसे? सब सन रह गए। खेती के लिए बैल एक रणनीतिक संपत्ति है, उसे मारना अपराध है। जू दी को ये बर्दाश्त नहीं था। गाशु ने मौका देख वार किया। महल के शाही दस्तरख्वान पर भी गोमांस नहीं होता और क्यों वांग इसे परोस रहे हैं? यू कियान ने शांति से कहा, हुजूर, गलतफहमी हुई है। ये खेती वाला बैल नहीं बल्कि दूध देने वाली गाय है। इसे बाहर से मंगवाया गया था। ये सिर्फ दूध के लिए है। अब दूध नहीं देती तो इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। गाशु को यकीन नहीं हुआ, पर यांग रोंग ने बात संभाली। जी महाराज, सुना है कि विदेशी लोग इसी तरह की गायों का मांस खाते हैं। ये सुनकर जू दी का शक दूर हुआ। ठीक है, तो चखा जाए। जू दी ने मांस का ऑर्डर दिया, लेकिन ओझरी और आंते देखकर भड़क गए। ये कचरा क्यों खा रहे हो? यू कियान मुस्कुराया, हुजूर, ये क्यों वांग का पसंदीदा है, बहुत कुरकुरा होता है। बेटे की पसंद सुनकर जू दी ने उसे भी ऑर्डर कर दिया। जल्द ही गर्मा गर्म हॉटपॉट मेज पर आया। लाल और सफेद शोरबा उबल रहा था। यू कियान ने ओझरी को डुबो कर दिखाया। इसे बस कुछ पल उबाले, वरना सख्त हो जाएगी। सबने चखा। पहले तो हिचकिचाए, फिर जैसे ही स्वाद जीभ पर लगा, सबकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या स्वाद है। अब कोई पीछे नहीं था। सब टूट पड़े। बहुत गर्म है। सब चिल्लाए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं रोका। शाही खानदान के लोग आज आम आदमी की तरह टूट पड़े थे। यहाँ तक कि जू दी भी अपनी गरिमा भूलकर खाने में मग्न थे। तीखापन सिर चढ़कर बोल रहा था। सब पसीने से तरबतर थे। आखिरकार जू दी ने कांटे रखे। बहुत तीखा है, पर लाजवाब है। जू झांजी के होंठ लाल हो गए थे। यू कियान, तीखापन कम करने के लिए कुछ है? नारियल पानी और बियर है, हुजूर। नारियल पानी का घूंट भरते ही सबको राहत मिली। मीठा और ठंडा। जू दी भी तारीफ किए बिना न रह सके। फिर बियर की बारी आई। जू दी ने शक से देखा। जू झांजी ने चखा। उफ, ये तो कड़वी है। यू कियान हंसा। इसे धीरे नहीं, एक बार में पीजिए। जू झांजी ने एक घूंट भरा और ताजगी से भर गया। वाह, ये तो कमाल है। जू दी ने भी चखा और उन्हें भी ये अनोखा स्वाद भा गया। सबने जाम टकराए। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन अंदर महफिल जमी थी। जू दी ने खिड़की से बाहर देखा। शायद यही असली खुशहाली है। खाना खत्म कर सब बाहर निकले। रात गहरी थी, लेकिन सड़कें रोशनी से जगमगा रही थी। जू दी हैरान थे। इतनी रात को भी इतनी भीड़। यहाँ कर्फ्यू नहीं है। नहीं हुजूर, यहाँ रात भर बाजार सजते हैं। इतनी आजादी, चोरी चकारी का डर नहीं। यू कियान मुस्कुराया, हुजूर, यहाँ कानून बहुत सख्त है। सब चैन से रहते हैं। बियर का स्वाद वाकई में लाजवाब और बिल्कुल अलग था। सबने जाम टकराए। बियर ने खाने के तीखेपन को कम कर दिया और महफिल में जान फूंक दी। खाने पीने का दौर और भी मजेदार हो गया था। यहाँ तक कि उदास बैठा झुगाउक्सू भी खुद को रोक नहीं पाया और कई गिलास गटक गया। अंदर महफिल जमी थी और बाहर शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। बाजारों में भारी रौनक थी। सम्राट जू डी अब नशे की हल्की खुमारी में थे। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गए और गहरी सांस लेते हुए बोले, दुनिया की असली खुशहाली शायद इसी को कहते हैं। यही वो मंजर है जो मैं अपने साम्राज्य में देखना चाहता था। पेट भर खाना खाने के बाद सब उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले। रात काफी हो चुकी थी, पर शहर की गलियां अब भी दुधिया रोशनी में नहाई हुई थी। हर तरफ लोगों का शोर था। सम्राट ने हैरान होकर पूछा, इतनी रात गए भी इतनी भीड़, क्या यहाँ रात को बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं है? यू कियान ने समझाया, पहले कर्फ्यू था, पर अब उसे हटा दिया गया है। ये नाइट मार्केट आधी रात से लेकर सुबह तक चलते हैं। कभी कभी तो ये बाजार पूरी रात गुलजार रहते हैं। इससे मजदूरों और सैलानियों को आसानी होती है और लोग गर्मी की रातों का लुत्फ उठा पाते हैं। तभी किसी ने टोकते हुए पूछा, पर क्या रात के इस अंधेरे में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर नहीं रहता? यू कियान हंसा और बोला, फिक्र मत कीजिए, यहाँ चोरी की सजा बहुत सख्त है। लोग यहाँ चैन की नींद सोते हैं और बेखौफ होकर घूमते हैं। सिर्फ रोटी रोजी कमाने के लिए इतना जोखिम उठाना घाटे का सौदा होता। लेकिन सड़कों पर पहरेदारों का कड़ा पहरा है और सादे कपड़ों में जासूस भी तैनात हैं। यहाँ अपराधियों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं। पर जू दी को अब भी शक था, इतने सारे सुरक्षा कर्मियों पर इतना भारी खर्च सिर्फ आम जनता की सहूलियत के लिए। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? आप तो बुनियादी मकसद को ही भूल रहे हैं।
ये बर्बादी नहीं बल्कि तरक्की की बुनियाद है। यू कियान ने बाजार की ओर इशारा किया। इन 7 गलियों और बाजारों से मिलने वाला एक रात का टैक्स ही इतना ज्यादा है जो कई बड़े कारखानों और खेतों की कुल कमाई से कहीं आगे निकल जाता है। इस रात के बाजार को जिंदा रखना दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। जू गाओक्सू ने तंज कसते हुए कहा, ये सारी दुकानें तो राजा की निजी संपत्ति होंगी। सच तो ये है कि तुम लोग जनता की मेहनत की कमाई को बड़ी चालाकी से लूट रहे हो। यू कियान ने फौरन पलटवार किया। राजा इस मुनाफे का 40% टैक्स में देते हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन और प्रशासन का खर्च निकलता है। बाकी 60% हिस्सा पूरी तरह से जन कल्याण और निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। ट्रेनें, कारखाने और अस्पताल, ये सब इसी पैसे की बदौलत खड़े हुए हैं। जब पैसा बाजार में घूमता है तो जनता का जीवन स्तर सुधरता है और देश मजबूत होता है। ये लूट नहीं है बल्कि देश को समृद्ध बनाने का एक चक्र है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। क्योंझो की यह आर्थिक सोच मिंग साम्राज्य की सदियों पुरानी परंपराओं के बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन यह इतनी सटीक थी कि किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में सब 5 मंजिला गेस्ट हाउस पहुंच गए। यू कियान ने विदा लेते हुए कहा, आप सब यहाँ आराम करें, कल का कार्यक्रम तय है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे संदेश भेजें। इतना कहकर वे सम्मान पूर्वक प्रणाम करके वहाँ से चले गए। जू भी खिड़की के पास खड़े होकर क्योंझो की जगमगाती रोशनी को देखने लगे। उनके मन के भीतर भावनाओं का एक जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा था। आज के दिन ने उनकी शुरुआती नफरत और तिरस्कार को पूरी तरह बदल दिया था। अब उनके मन में क्योंझो के इस मॉडल के लिए सिर्फ हैरानी और गहरी सोच थी। बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, अस्पताल से लेकर स्टील प्लांट और रात के बाजार तक, यहाँ की हर एक चीज ने मिंग साम्राज्य के बारे में उनकी समझ को हिलाकर रख दिया था। उन्हें सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात से हो रही थी कि यहाँ की नीतियाँ एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जिस पर इतिहास में पहले कोई नहीं चला। उनके द्वारा बनाया गया मिंग साम्राज्य भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो आज भी पुराने जमाने की बैलगाड़ी की रफ्तार पर ही अटका हुआ था। सदियों के अनुभव, सैन्य शक्ति और महान ग्रंथों के बावजूद उनका साम्राज्य तांग और सोंग राजवंशों से बुनियादी तौर पर अलग नहीं था। उन्हें इस कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि मिंग के सबसे बुद्धिमान लोग भी आज सिर्फ पुरानी किताबों और रटंत विद्या के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी भाप की शक्ति, स्टील के उत्पादन या चिकित्सा सुधार जैसे विषयों पर ध्यान नहीं देता, जबकि यही वो चीजें हैं जो किसी देश को वास्तव में महाशक्ति बनाती हैं। अगर किसी और देश ने क्योंझो का ये रास्ता मिंग से पहले अपना लिया होता तो मिंग साम्राज्य का वजूद हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाता। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि यह महान क्रांतिकारी बदलाव उनके अपने ही बेटे की दूरदर्शिता का परिणाम था। ये बदलाव मिंग की अपनी ही मिट्टी से पैदा हुआ था और यही विचार उनके अशांत मन को थोड़ी राहत दे रहा था।